Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 30th of May 2024. So आज की क्लास में हम 30 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 30th मई। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समाचार देखेंगे, इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। इंटरनेशनल न्यूज में हम इंटरनेशनल लेवल पर जो बन रही हैं न्यूज उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई न्यूज है, इंटरनेशनल कोई किसी कंट्री से कोई अपॉइंटमेंट से न्यूज है तो वो कवर करेंगे। सेकंड, हम राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। राष्ट्रीय समाचार नेशनल न्यूज में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ राज्य समाचार जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्लान से रिलेटेड चर्चाएं करेंगे। फोर्थ होगा हमारा बैंकिंग और वित्त से रिलेटेड समाचार, यानी कोई बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप है, कोई बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज है तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो कवर करेंगे। फिफ्थ, हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, तो रक्षा से रिलेटेड जितने भी समाचार हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी न्यूज बन रही है वो कवर करेंगे और क्लास के लास्ट में हम देखेंगे सारांश और समरी ऑफ द लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जिस पर हम चर्चाएं करेंगे और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज देखेंगे। So let's start the session. The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो भारत 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा। तो 2003 में कोलंबो प्रक्रिया पहली बार बेसिकली भारत ने कंडक्ट की थी। तो भारत ने 2003 में इस मंच की स्थापना के बाद पहली बार अध्यक्षता संभाली थी। कोलंबो प्रक्रिया दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। विदेशी रोजगार के प्रबंधन और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा पर मंच केंद्रित है। यह नई भूमिका क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। और 24-26 के लिए जो कोलंबो प्रोसेस है उसकी मीटिंग भी कौन कंडक्ट कर रहा है? भारत। तो 2003 के बाद ये पहली बार है कि भारत इसकी क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कोलंबो प्रोसेस में कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी कंट्रीज सदस्य देश हैं, तो इसके अंदर टोटल 12 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। अच्छा, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से ये न्यूज है तो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से। ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एनिमल हेल्थ के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो अभी इसने अपना न्यू डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया है? इमैनुअल सुबेयरन को। तो इमैनुअल सुबेयरन को WOAH विशेष पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन का नया महानिर्देशक चुना गया है। तो पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन ने फ्रांस की पशु चिकित्सा सेवा की प्रमुख डॉक्टर इमैनुअल को 5 साल के कार्यकाल के लिए अपना 8वां महानिर्देशक चुना है। तो वो 2024 से 2029 तक इस पद पर बनी रहेंगी। इमैनुअल ने डॉक्टर मोनिक एलाइट का स्थान लिया। तो इससे पहले इस पद पर या मैं बोलूं 7वां महानिर्देशक कौन था? डॉक्टर मोनिक। और अब इसकी जगह कौन लेंगी? इमैनुअल, जिन्होंने 2016 से 24 तक WOAH में अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इमैनुअल पशु चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और खाद्य संबंधी मुद्दों में विशेषज्ञ हैं जिनके पास संकट प्रबंधन और बड़े पैमाने पर रोकथाम कार्यक्रम बनाने का भी अनुभव है। वे 2021 से कृषि और खाद्य संप्रभुता मंत्रालय में खाद्य के लिए सामान्य निर्देशालय की उप प्रमुख के रूप में सेवा कर रही हैं। वे सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उन्हें पूरा करने के लिए WHO, FAO और यूनिप जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़कर संयुक्त वन हेल्थ कार्य योजना में WH को शामिल करेंगी।
तो डायरेक्टर जनरल याद रखना WOAH के इमैनुअल सुबेयरन को अपॉइंट किया गया है, एंड ही शी विल रिप्लेस मोनिका एलॉयट। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, भारत सरकार से है। तो अभी पपुआ न्यू गिनिया में हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि वहां पर क्या आया है, एक भूस्खलन आया है, लैंडस्लाइडिंग हुई है, जहां पे एक पूरा गांव क्या हो गया है, पूरी तरह से जमीन के नीचे दफन हो गया है, धंस गया है, बोल सकते हैं। तो अभी भारत सरकार ने क्या किया है, जो पपुआ न्यू गिनिया है वहां पे भूस्खलन से प्रभावित लोगों की तत्काल मदद के लिए $1 मिलियन की राहत सहायता की घोषणा की है। क्लियर। तो भारत सरकार ने 24 मई 2024 को ईंगा प्रांत में एक बड़े भूस्खलन के बाद पपुआ न्यू गिनिया के लिए $1 मिलियन की राहत सहायता की घोषणा की है। राहत सहायता का उद्देश्य भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रायोजन का समर्थन करना है। क्लियर। पीएनजी सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से यामाम्बली गांव से जहां 150 से अधिक घर तब दब गए थे, निकासी का आदेश दिया है। भारत का प्राकृतिक आपदा के दौरान पीएनजी की सहायता करने का इतिहास रहा है, जिसमें 2018 में भूकंप और 2019 और 23 में ज्वालामुखी विस्फोट शामिल है। यह सहायता मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी हिस्सा है। क्लियर। तो नाम याद रखना है आपको, भारत ने अभी क्या किया है, $1 मिलियन की सहायता दी है पपुआ न्यू गिनिया को। नेक्स्ट, NSDC एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है। भारत का है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों ने अभी क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, यानी कौशल विकास और आजीवन सीखने के लिए क्या किया है, एक दूसरे के साथ टाई अप किया है या समझौता किया है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने बेसिकली कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारत और वैश्विक स्तर पर कौशल विकास और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ एक साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NSDC के CEO और NSDC इंटरनेशनल के प्रबंधन निर्देशक वेदमणि तिवारी और ILO के रोजगार नीति और नौकरी सृजन और आजीविका विभाग के निर्देशक संघोल ली द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी व्यक्तियों को आवश्यक दक्षताओं और योग्यताओं से सुसज्जित करके वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। क्लियर, जिससे रोजगार क्षमता और सतत आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके। साझेदारी का एक प्रमुख पहलू स्किल इंडिया डिजिटल हब का कार्यान्वयन है, जो ILO के सदस्य देशों में प्रणालियों, प्रक्रियाओं, कौशल वितरण और नौकरी मिलान को डिजिटल बनाएगा। क्लियर। यह साझेदारी व्यक्तियों को आवश्यक दक्षताओं और योग्यताओं से सुसज्जित करके वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है, जिससे रोजगार क्षमता और सतत आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके। साझेदारी का एक प्रमुख पहलू स्किल इंडिया डिजिटल हब का कार्यान्वयन है, जो ILO के सदस्य देशों में प्रणालियों, प्रक्रियाओं, कौशल वितरण और नौकरी मिलान को डिजिटल बनाएगा। कार्यक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देंगे, सूक्ष्म प्रमाण पत्रों का विकास करेंगे और एक वैश्विक ज्ञान साझाकरण मंच के माध्यम से पूर्व शिक्षण की मान्यता को भी प्रोत्साहित करेंगे। डन। तो NSDC और ILO ने कौशल विकास और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। ACC विच इज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने 5 सचिव स्तर की नियुक्तियों को मंजूरी दी है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, उनको 30 जून 2024 को उनको सेवानिवृत्ति तक भारत के लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें 2 साल के अनुबंधन के आधार पर विस्तार भी शामिल है। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो है राजकुमार गोयल, जो 1990 बैच के अधिकारी हैं, उनको विधि और न्याय मंत्रालय के तहत बेसिकली विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करूं अगर मैं, तो राजेंद्र कुमार जो 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं, उनको गृह मंत्रालय के तहत सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है अमित यादव का,
अमित यादव जो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन 1992 बैच के आईएएस अधिकारी को कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो ये अपॉइंटमेंट है जो एसीसी के थ्रू क्या किए गए हैं, अभी दिए गए हैं। डन। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज से अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली ये स्टेट न्यूज नहीं है, क्योंकि स्टेट से अपॉइंटमेंट है, ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, इसलिए ये हम स्टेट न्यूज में भी पढ़ सकते हैं। सो जेठा अहीर हैं, जिन्हें अभी NAFED के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जेठा भाई भरवाड़ जो भारतीय जनता पार्टी के शहरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं, उनको नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वे विजेंद्र सिंह का स्थान लेंगे, जो 2007 से क्या इस पद पर बने हुए हैं। जेठा अहीर को राजकोट लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन कोडारिया का समर्थन प्राप्त हुआ। उन्हें 21 निर्देशक के बोर्ड द्वारा निर्विरोध चुना गया, जिसमें 2 गुजरात से थे। जेठा अहीर पंचामृत डेयरी और पंचमहल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। क्लियर? तो NAFED विच इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अभी अध्यक्ष किसको चुना गया है? जेठा अहीर को। तो नाम याद रखना है। नेक्स्ट है टॉप PSU ऑनर्ड एट आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबल समिट एंड अवार्ड 2024। तो अभी क्या हुआ है, 2024 आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबल समिट और अवार्ड में शीर्ष PSU क्या हुई हैं, शामिल हुई हैं। सो गोवा शहर ने हाल ही में केंद्रीय सार्वजनिक शहर के उपक्रम के लिए पहली बार आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट और अवार्ड 2024 की मेजबानी की। यह कार्यक्रम 27 मई को और इसका आयोजन आउटलुक मीडिया ग्रुप द्वारा किया गया। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? बेसिकली आउटलुक मीडिया ग्रुप के थ्रू किया गया है। क्लियर? तो BDO इंडिया ने पुरस्कार प्रक्रिया सलाहकार के रूप में सेवा दी और IIT गोवा ज्ञान भागीदारी था। सरकार द्वारा संचालित कंपनियों द्वारा उठाए गए स्थिरता पहलों को शिखर सम्मेलन ने मान्यता भी दी है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। तो RBI ने प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी को सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। तो 28 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 प्रमुख पहलों की शुरुआत की। पहली पहल थी प्रवाह पोर्टल, RBI रिटेल डायरेक्टर मोबाइल एप्लीकेशन और फिनटेक बेसिकली रिपोजिटरी। प्रवाह एक केंद्रीकृत सुरक्षित वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों या संस्थाओं को RBI के नियामक अनुमोदन, लाइसेंस और प्राधिकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी अनुमति देता है। क्लियर? तो RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन खुदरा निवेशकों को अपने स्मार्टफोन से सीधे सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए सहज और सुविधाजनक प्रदान करता है। फिनटेक रिपोजिटरी फिनटेक कंपनियों पर व्यापक डेटा प्रबंधन करके, जिसमें विनियमित और अविनियमित कंपनियां शामिल हैं, इसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। इन पहलों का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को बढ़ाना, खुदरा निवेश को सुविधाजनक बनाना और फिनटेक क्षेत्र पर व्यापक डेटा प्राप्त करना है। डन। नेक्स्ट इज पूनावाला फिनकॉर्प और इंडसइंड बैंक ने अभी क्या किया है, ज्वाइंट वेंचर किया है, और ज्वाइंट वेंचर के साथ दोनों ने E-लाइट रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो E-लाइट रुपए क्रेडिट कार्ड किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस का बेसिकली ये प्रोडक्ट है? तो ये पूनावाला फिनकॉर्प और इंडसइंड बैंक का। तो पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड ने इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड पूनावाला फिनकॉर्प इंडसइंड बैंक E-लाइट रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड विभिन्न पुरस्कार और लाभ प्रदान करता है, जिसमें कोई ज्वाइनिंग या वार्षिक शुल्क नहीं है। हर 100 रुपए के खर्चे पर ईंधन को छोड़कर पुरस्कार और ई-कॉमर्स खरीदारी के लिए अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे। अतिरिक्त लाभों में बुक माई शो के माध्यम से एक के साथ एक मुफ्त मूवी टिकट ऑफर, ईंधन बचत और माइलस्टोन रिवॉर्ड शामिल है। कार्ड में टोटल प्रोटेक्ट भी शामिल है, जो अनधिकृत लेन देन, नकली धोखाधड़ी और हवाई दुर्घटना कवर को लगभग 25 लाख रुपए तक कवर करता है। क्लियर? पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड इंडसइंड बैंक के साथ राजस्व साझाकरण व्यवस्था के तहत इस सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के विपणन और वितरण में शामिल है। तो E-लाइट रुपए क्रेडिट कार्ड किस किसने लॉन्च किया है? पूनावाला फिनकॉर्प और इंडसइंड बैंक ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। डन। नेक्स्ट है
सीसीआई कैबिनेट कमेटी या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आईटीसी लिमिटेड के होटल व्यवसाय के लिए अलग इकाई में विभाजन को मंजूरी दी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईटीसी लिमिटेड के होटल व्यवसाय से संबंधित सभी व्यवसायों, उपक्रमों, गतिविधियों, संचालन संपत्तियों को उसकी नई स्थापित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईटीसी होटल्स लिमिटेड में विभाजन करने की मंजूरी दी है। डिमर्जर के बाद आईटीसी होटल लिमिटेड के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होंगे। आईटीसी होटल लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी बनाए रखेगा और शेष जो 60% आईसीटी के शेयरधारकों द्वारा उनके आईटीसी में हिस्सेदारी के अनुपात में रखा जाएगा। क्लियर। डिमर्जर को आईटीसी और आईटीसी होटल्स के बोर्ड द्वारा 14 अगस्त 2023 को अनुमोदित योजना के अनुसार मंजूरी मिली थी। जो डीमर्जर है ये बेसिकली 2023 में इसे मंजूरी मिल चुकी है। आईटीसी लिमिटेड के शेयर को कंपनी में उसके पास हर 100 शेयरों के लिए आईटीसी होटल्स लिमिटेड में एक शेयर मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ये डिज्नी ने टाटा प्ले में 30% अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी का मूल्यांकन 1 अरब अमेरिकी डॉलर। तो डिज्नी ने क्या किया था, टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी जो 30% हिस्सेदारी थी उसको सेल कर दिया है। तो वोल्ट डिज्नी कंपनी ने सैटेलाइट टीवी सेवा प्रदाता टाटा प्ले लिमिटेड में अपनी 30% अल्पसंख्यक हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचने के लिए एक समझौता किया, जिससे कंपनी का मूल्य लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। डिज्नी को रिलायंस ग्रुप के साथ अपने विलय पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा, जिसका उद्देश्य 750 मिलियन से अधिक दर्शकों के साथ 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मनोरंजन दिग्गज बनाना है। टाटा समूह ने डिज्नी से 29.8% हिस्सेदारी खरीदने के बाद टाटा प्ले पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। फरवरी 2024 में डिज्नी ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी भारत इकाई को मिलाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक विशाल 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मनोरंजन इकाई का निर्माण हुआ। टाटा प्ले टाटा ग्रुप और टीएफसीपी कॉर्प के बीच 70-30 का संयुक्त उपक्रम है। डन। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से अभी सोनी ने अपॉइंट किया है डिज्नी वेटरन गौरव बनर्जी को एज अ न्यू सीईओ। तो जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स और मनोरंजन समूह सोनी ने गौरव बनर्जी को भारत संचालन के लिए अपना नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। गौरव बनर्जी वॉल्ट डिज्नी के एक अनुभव कार्यकारी हैं। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य उभरते हुए भारतीय मीडिया परिदेश में सोनी की उपस्थिति को मजबूत करना है। बनर्जी का व्यापक अनुभव सोनी की भारत में वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ये पी संतोष बेसिकली टेक्स द हेल्म एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ NARCL। तो एमडी और सीईओ NARCL किसको अपॉइंट किया गया है? पी संतोष को। व्हाट इज NARCL? नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो निर्णय NARCL के बोर्ड द्वारा लिया गया, जिसमें संतोष को 3 साल के कार्यकाल के लिए सिफारिश की गई है। NARCL भारत का राज्य स्वामित्व वाला बुरा बैंक है जो संपत्ति पुनर्निर्माण पर केंद्रित है, मतलब एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करता है। संतोष का नेतृत्व कंपनी को उसके रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी ले जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक पर अभी क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो आरबीआई की रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको वायलेट करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, अभी 2 बैंकों के ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया है। उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार 31 मार्च 2022 तक दंड संबंधित है। नियामक निरीक्षण के बाद आरबीआई ने दोनों बैंकों को नोटिस जारी किए। बैंकों ने पहचानी गई चूकों के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे, जिसके कारण दंड लगाए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एचएसबीसी पर फेमा उल्लंघन के लिए 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एचएसबीसी लिमिटेड पर 36.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ओके, तो नियमों का उल्लंघन करने पर दंड विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में उल्लेखित है। विशेष रूप से एचएसबीसी फेमा 1999 की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा। केंद्रीय बैंक की कार्रवाई इस मामले की गहन समीक्षा के बाद की गई, जिसमें एचएसबीसी की पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एडलवाइस समूह पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं।
तो बेसिकली जो बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस है वो एडल्विस ग्रुप पर भी आरबीआई ने इम्पोज किए हैं। ऋणों और संरचित लेन देन में हेरफेर के संबंध में चिंताओं के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। यह कदम केंद्रीय बैंक के ऋणों के एवरग्रीन को रोकने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। आरबीआई ने इन प्रतिबंधों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी रखा है। नेक्स्ट इज बैंक एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो एशियन विकास बैंक का 2023 में भारत को कुल 2.6 बिलियन रुपीस का क्या मिला है, सोवर्ज लेंडिंग, डॉलर की सोवर्ज लेंडिंग दी गई है। तो एशियन विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023 में भारत को 2.6 बिलियन डॉलर की संपूर्ण ऋण सहायता प्रदान की है। वित्त पोषण का उद्देश्य शहरी विकास, ऊर्जा उद्योग और बागानी सहित विभिन्न क्षेत्रों को सुदृढ़ करना है। अतिरिक्त ध्यान क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और जलवायु लचीलापन शामिल है। यह वित्तीय समर्थन भारत में महत्वपूर्ण विकास और बुनियादी ढांचे परियोजना को बेसिकली बढ़ावा देने की भी उम्मीद करता है। क्लियर? एडाई ने बीमा क्षेत्र में शासन को बढ़ावा देने के लिए ऑडिट कार्यकाल को कम करने का निर्देश दिया। तो जो ऑडिट टेन्योर है उसको कम करने के लिए बेसिकली एडाई ने क्या दिए हैं, उस टेन्योर को कम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो भारत की बीमा निर्मायक और विनिर्माण और विकास प्राधिकरण ने बीमा उद्योग के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमावली बीमा कंपनियों के साथ वैधानिक लेखा परीक्षणों की संलग्नता अवधि को 10 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर देती है। इस रणनीति निर्णय का उद्देश्य ऑडिट फर्मों का नियमित रोटेशन और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। यह कदम क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है, सेबी ने तरलता बढ़ाने के लिए कमोडिट डेरिवेटिव्स की डिलीवरी अवधि को क्या किया है, कम किया है। तो सेम न्यूज है, अभी हमने पढ़ा है। तो अवधि को घटाकर कितना कर दिया, 5 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। नया नियम इस तारीख के बाद निर्धारित डिलीवरी वाले अनुबंधन पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य बाजार की तरलता में सुधार करना है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक निर्धारित किया है। तो जो पोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, सेट किया है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 23-24-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को 363 पर स्थापित किया है। यह सूचकांक विविध पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की गणना में करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। संपत्ति में अचल संपत्ति, प्रतिभूतियां और आभूषण शामिल हैं। CII मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने में मदद करता है, जिससे करदाताओं को वास्तविक प्रशंसा के बजाय मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए लाभ को सटीक रूप से निर्धारित करने की भी अनुमति मिलती है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण किया है। तो भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। मिसाइल को कहां से, उड़ीसा के तट से Su-30 MKI लड़ाकू विमान से दागा गया। रुद्रम सेकंड भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाने की कगार पर है। ये दुश्मन की वायु रक्षा मिशन के दमन में एक बल गुणक के रूप में भी कार्य करेगी। मतलब ये एनिमी की जो एयर डिफेंस मिशन है उसको सप्रेशन में काम करेगी। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो TCS और IIT बॉम्बे ने पार्टनरशिप की है और दोनों मिलकर फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमर्जर डेवलप करेंगे। तो TCS और IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए साझेदारी की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। यह उन्नत संवेदन उपकरण अर्धचालक चिप परीक्षण में सटीकता बढ़ाएगा, चिप विफलताओं को कम करेगा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करेगा। यह परियोजना भारत सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ संरेखित है, जो भारत को वैश्विक क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक नेता के रूप में स्थापित करने की पहल है। अगले 2 वर्षों में TCS के विशेषज्ञ IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएटेड प्रोफेसर डॉक्टर कस्तूरी शाह के साथ मिलकर पिक्वेस्ट लैब में क्वांटम इमेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे। IIT बॉम्बे TCS के को इनोवेशन नेटवर्क के लिए एक शैक्षणिक भागीदारी के रूप में हस्ताक्षरित होने वाला पहला संस्थान था, जो नवाचारी समाधानों के लिए उद्योग अकादमी सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये बेसिकली एक न्यू एल्गी की स्पीशीज खोजी गई है। कहां पर, पश्चिमी घाट में। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट्स है, वहां पर न्यू एल्गी की एक प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या है, ओएडलोक्लेडियम सहाद्रिक्रम।
तो एडोक्लेडियम, जो ये क्लेडियम है, ये क्या है? डायरेक्ट ये पूछ लेगा एग्जामिनर्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये क्लेडियम क्या है। तो क्लेडियम एक तरह का शैवाल है, एक तरह की एल्गी है। तो केरल के पत्थानामथिट्टा में कैथोलिक कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के फाइकोलॉजिस्ट ने केरला के कोल्लम जिले के कोम्बडू क्षेत्र में प्राकृतिक वनों में क्लेडियम नामक एक नई शैवाल प्रजाति की खोज की है। सह्याद्रीक्रम नामक पश्चिमी घाट को संदर्भ करता है, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पहली बार है जब ऐसी प्रजाति भारत में केरला में दर्ज की गई है। खोज को ताइवान एक अंतरिक्ष जैव विविधता पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस प्रजाति में चिकित्सा, कृषि और प्राकृतिक रंग द्रव्य एस्टा बेसिकली जो एस्टाक्वेंथ पिगमेंट है उसकी वो पाया जाता है, जो अपने अनूठे जैविक गतिविधियों और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो इंडियन आर्मी और IOCL ने क्या किया है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी ट्रायल के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस तकनीक के प्रदर्शन परीक्षणों के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की। यह सहयोग नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परीक्षणों का उद्देश्य सैन्य उपकरणों में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी व्यवहार्यता और दक्षता का पता लगाना है। सफल परीक्षण रक्षा क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी के व्यापक अपनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी एंड IOCL ने ज्वाइंट बेसिकली वेंचर किया है, या हाथ मिलाया हम कह सकते हैं, एक MOU साइन किया है फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी ट्रायल। नेक्स्ट, यूरोपियन बैंक तृतीय पक्ष लेन देन मॉडल के लिए RBI की मंजूरी चाहते हैं। तो यूरोपियन बैंक्स आर सीकिंग RBI अप्रूवल फॉर थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन मॉडल। तो यूरोपियन संघ के बैंक जिनमें क्रेडिट एग्रीकोल, सोसाइटी जनरल, ड्यूश बैंक और BNP परिबास शामिल हैं, भारतीय सरकारी बॉन्ड और डेरिवेटिव्स के व्यापार में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। उनके गृह अधिकारियों और भारतीय नीति निर्माताओं के बीच ऑडिट निगरानी अधिकारियों को लेकर असहमति के कारण गतिरोध है। यूरोपियन प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण ने अक्टूबर 2022 में भारतीय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की मान्यता रद्द की है। इस स्थिति ने लेन देन को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक समाशोधन तंत्रों की आवश्यकताओं को प्रेरित किया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, जो हमने कब सेलिब्रेट किया? 29 मई को सेलिब्रेट किया। UN शांति सैनिकों की पेशेवरन समर्पण और साहस को श्रद्धांजलि देते हुए शांति के कारण अपने जीवन को खोने वाले लोगों की याद में ये दिन या उनके सम्मान में इस दिन को हम मनाते हैं। 29 मई 2024 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की 76वीं वर्षगांठ है। 1948 में शुरू हुई, बेसिकली जो यह 1948 में शुरू हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षण की तैनाती को मंजूरी दी थी। भविष्य के लिए तैयार, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा दिवस 2024 का विषय रहा। तो इस बार की थीम क्या रही है? फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई 2003 को मनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। तो 29 मई को हमने डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज के प्रिवेंशन, प्रिवेलेंस, डायग्नोस्टिक, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे गैस्ट्रोस्टाइन विकारों संबंधित जटिलताओं के जोखिम को कम करने के तरीकों को उजागर करता है। आपकी पाचन स्वास्थ्य से प्राथमिकता दें, बेसिकली इस बार की क्या रही है? थीम रही है। ये WGO की स्थापना की 66वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है और पहली बार इस दिन को 29 मई 2004 को मनाया गया था। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस, इंटरनेशनल पोटैटो डे। तो पहली बार 30 मई 2024 को हमने अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाया है। 2023 दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 मई को विश्व प्रतिवर्ष इंटरनेशनल पोटैटो डे के रूप में नामांकित किया था। उद्देश्य साधारण आलू के विशाल पोषण, आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और विविधता में आलू की भूमिका को उजागर करना है। क्लियर। तो विश्व इंटरनेशनल पोटैटो डे 2024।
नेक्स्ट है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। तो 29 मई को हमने इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गो द्वारा 1953 में माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की स्मृति में मनाया जाता है। तो सबसे पहले किस किसने इसको फतेह किया था? सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गो ने। यह दिन दुनिया भर के पर्वतारोहियों की उपलब्धियों का सम्मान करता है और उनके प्रयासों को मान्यता देता है। 2024 का 29 मई 1953 के माउंट एवरेस्ट शिखर सम्मेलन की 31वीं वर्षगांठ है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2008 से मनाया जा रहा है। सर एडमंड हिलेरी की 11 जनवरी 2008 को मृत्यु होने के बाद पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया। यह दिन पर्वतारोही की चुनौती और उपलब्धियों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाता है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 30 मई 2024 के जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। सबसे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा इंटरनेशनल डे फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो 29 मई को सेलिब्रेट किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा था कि भारत ने क्या किया है, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ली है 2024 से 26 तक के लिए। और इंटरनेशनल पोटैटो डे देखा हमने जो 2024 में सेलिब्रेट किया गया। बैंक और फाइनेंस से अगर मैं बात करूं तो हमने आरबीआई का प्रवाह पोर्टल देखा था, रिटेल डायरेक्ट ऐप देखी थी और फिनटेक रिपोजिटरी देखा था। पूनावाला और इंडसइंड बैंक का जॉइंट वेंचर देखा था, जिन्होंने मिलकर ई लाइट रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। उसके साथ साथ सीसीआई का अप्रूवल देखा था हमने, डी मर्जर ऑफ आईटीसी लिमिटेड। उसके साथ साथ डिज्नी सेल ने अपने टाटा प्ले के अंदर 30% स्टेक सेल कर दिए हैं। सोनी ने डिज्नी के अनुभवी गौरव बनर्जी को नया भारत सीईओ नियुक्त किया है। उसके साथ साथ हमने पी संतोष को एमडी सीईओ बनाया गया था, एनईआरसीएल उस पर चर्चा की थी। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक पर पेनल्टी इंपोज की है। आरबीआई ने एचएसबीसी पर वायलेशन के लिए पेनल्टी इंपोज की है और बिजनेस रेस्ट्रिक्शन कर दिया आरबीआई ने एडलवेस ग्रुप का। उसके साथ साथ हमने एशियन डेवलपमेंट का भारत के लिए सोवर्ज लैंडिंग देखी थी 2023 के लिए। एडाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। इंश्योरेंस सेक्टर में सेबी से रिलेटेड पॉइंट्स देखे थे हमने। बूस्ट लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए डिलीवरी पीरियड को कम कर दिया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमने कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखा था फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए। डिफेंस में हमने देखी थी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड, जिसको उड़ीसा से सफलतापूर्वक बेसिकली सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखे थे टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे की पार्टनरशिप ताकि दोनों मिलकर फर्स्ट क्वांटम डायनल माइक्रोशिप इमेजर डेवलप कर सके। वेस्टर्न घाट में एल्गी की न्यू स्पीसीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इंडियन आर्मी और आईओसीएल का जॉइंट वेंचर देखा था हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी ट्रायल के लिए। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए थे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।